चले बेटा, अब इस बात को समझना जरूरी है कि जिस तरह आप सबको पहले भी ये बात पता है कि इंटीग्रेशन के मैंने आपको रूल्स तो समझा दिए, लेकिन ये बात हमने पढ़ी है कि किसी भी फंक्शन का हम इंटीग्रेट उसी वक्त करते हैं जब वो पहले से डेरिवेटिव किया हुआ हो, यानी उसका डेरिवेटिव आता है तभी हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ये चीज जरूरी है, किसी भी टर्म पर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, जैसे सपोज कर लो मैं एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट कर रहा हूं, मैं एक्स का इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो ये जरूरी है मैं उसी चीज को इंटीग्रेट कर सकता हूं कि उसका डेरिवेटिव भी साथ मौजूद हो विदाउट पावर यानी उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी मौजूद हो विदाउट पावर। लेट सपोज ये एक्स स्क्वायर का आपने सेपरेट इंटीग्रेट किया है यहाँ पर सेपरेट इंटीग्रेट करने के बाद ये जो एक्स स्क्वायर है विदाउट पावर देखना है, तो सिर्फ x का डेरिवेटिव क्या होता है, dx अपॉन dx, यानी कि x का डेरिवेटिव होता है 1, dx अपॉन dx कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 1। विदाउट पावर देखना है आपने, यानी जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं उसका डेरिवेटिव यहां मौजूद होना चाहिए उसके साथ। अगर मौजूद नहीं हुआ तो इंटीग्रेट नहीं होगा, ये बात समझिएगा। उसमें फिर हमको लेकर आना पड़ेगा जब भी हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये x है, अब x का डेरिवेटिव क्या होगा, dx अपॉन dx 1। तो 1 जो है बेटा वो आपका यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड है कि वो 1 यहाँ पर मौजूद है, तो इसका मतलब x को हमने डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया था क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव मौजूद था। इसी तरह जब 4 बाहर चले जाएगा तो ये x बचेगा, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 1 मौजूद है जब भी हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया। और 13 का मतलब है 13 का अगर मैं डेरिवेटिव करूं यहाँ पर 13 का मैं डेरिवेटिव करूं, 13 को अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो आपको मैंने बताया था कि 13 का डेरिवेटिव कांस्टेंट 0 कह सकते हैं हम, ये dx कह सकते हैं सिर्फ। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और वो मौजूद होना हो लिखा होना हो हम आराम से उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन किसी भी फंक्शन जैसे एक्स स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट को छोड़ दें, एक्स और एक्स उसके साथ उसका डेरिवेटिव होना जरूरी है जब भी हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। अब एक्स का इंटीग्रेट करने का तरीका तो यही है कि भाई उसका डेरिवेटिव जो होता है विदाउट पावर 1 होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, 3 बाहर आ गया x4, 5 बाहर आ गया x क्यूब, 4 बाहर आ गया एक्स स्क्वायर और 2 बाहर आ गया, जैसे हम कांस्टेंट नंबर 13 बाहर आ गया तो dx बचता है ना। तो सवाल समझने वाला क्या है कि x4 यानी विदाउट पावर देखना है, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1। तो जितने भी x के डेरिवेटिव 1 है वो लिखे हुए नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड है कि उसके डेरिवेटिव है जब भी हमने डायरेक्टली उन्हें क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। यही सूरत हाल नीचे वाले तमाम क्वेश्चंस में रही है यही सूरत हाल तमाम नीचे वाले क्वेश्चंस में रही है कि अब तुम लोग इस बात को समझोगे कि भाई उसी चीज को डेरिवेटिव किया जाता है, सॉरी उसी चीज को इंटीग्रेट किया जाता है जिसके साथ उसका डेरिवेटिव साथ में मौजूद हो। अगर डेरिवेटिव साथ मौजूद ना लिखा हुआ हो तो हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे जब तक वो नंबर मौजूद ना हो। तो ये जितने भी क्वेश्चन आपने किए इंटीग्रेट करने के, वहां पर उसका डेरिवेटिव अभी तक 1 था, लेकिन यहां से क्वेश्चन आपने देखना है क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले कंफर्म करें कि ये बात तमाम बच्चों के क्लियर हो गई कि जितने भी हम डेरिवेट इंटीग्रेट करते हैं उसके लिए उसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद होना जरूरी है फंक्शन का, और डेरिवेटिव विदाउट पावर होना जरूरी है। क्या ये वाली बात आपको क्लियर हो गई? जल्दी से शाबाश। अब समझिएगा बात को। लेट सपोज कि ये आपके पास रूट में मौजूद है और हम रूट को जानते हैं कि रूट को रिप्लेस करके 1/2 लगा सकते हैं, रूट को रिप्लेस करके 1/2 लगा सकते हैं। तो बेटा अब ये फंक्शन है विदाउट पावर देखना है, फंक्शन को विदाउट पावर देखना है, तो मुझे बताओ 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होगा। 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव होगा 2, क्या होगा 2। तो 2 क्या यहां मौजूद है, 2 यहां मौजूद बाहर मौजूद नहीं है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2।
सबसे पहला काम ये किया जाएगा कि हम 2 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 को डिवाइड भी कर देंगे, ताकि अगर मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, ताकि हम इसको इंटीग्रेट कर सकें, और डिवाइड बाय वाला 2 जो है वो इंटीग्रेट के बाहर लिख देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यही काम करना होता है। आप देख सकते हैं कि हमने मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर दिया और डिवाइड बाय 2 भी कर दिया, और डिवाइड वाला 2 जो है ना वो कहाँ चला जाता है, वो मतलब वो इंटीग्रेशन के बाहर लिख दिया जाता है एज अ कोफिशिएंट या एज अ कांस्टेंट। तो ये बात आपने समझनी थी सबसे पहले कि डेरिवेटिव में ये जरूरी है, किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करने से पहले ये देखना जरूरी है कि उसका डेरिवेटिव विदाउट पावर बाहर मौजूद है या नहीं है। विदाउट पावर यानी 2x + 5 का डेरिवेटिव 2 बाहर मौजूद होगा, तभी हम उसको नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब होगा क्या, सुनो, जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये 2dx डेरिवेटिव की वजह से और इंटीग्रेट की रूल की वजह से खत्म हो जाएगा। इस 2 का कोई मकसद नहीं है, लेकिन ये लिखा होना जरूरी है, जब भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे 1 लिखा होना जरूरी नहीं था, लेकिन 2 नंबर है बाकायदा तौर पर एक, और ये लिखा होना जरूरी है। तो 2x + 5, अब जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो 2x + 5 की पावर 3/2 कैसे हो जाएगी, 1/2 की पावर, क्या बात बताई थी, 1/2 की पावर +1, 1/2 की पावर +1 करेंगे तो ये बन जाएगा 3/2, और यही काम डिनोमिनेटर में भी होगा 3/2। ये 2 कैंसिल हो सकता है किससे, इस 2 से। तो अगर ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाए तो मेरे पास आंसर जो फाइनली बचेगा वो क्या बचेगा, 1/3 2x + 5 3/2 + c। तो ये 1/3 कैसे बना, ये किस तरीके से आया, इसके सिचुएशन क्या थी, वो सिचुएशन ये थी कि हमारे साथ फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद नहीं था, तो हमने मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2 साथ किया, और डिवाइड बाय 2 1/2 बनाकर इंटीग्रेशन के बाहर साइन में मौजूद लिख दिया, ताकि वो एज अ कांस्टेंट या कोफिशिएंट बाहर मौजूद है। और बाकी आपने जब इंटीग्रेट किया तो आपके पास ये आंसर बचा, और उसको फाइनली फिर आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये मेथड था इंटीग्रेशन का वो, जिसमें बाहर डेरिवेटिव होना जरूरी है। बात समझ में आ रही है आपके? भी जो मैंने आपके सामने सवाल क्लियर किया है, ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकता है। कैसे सब्स्टिट्यूशन से हो सकता है, आइए हम सब्स्टिट्यूशन से कैसे करते हैं। सब्स्टिट्यूशन से इसको इस तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद नहीं है, तो इसके लिए मैं भी आपके सामने एक और शेयर कर रहा हूं स्लाइड, वो आपको बताएगा कि हम कैसे इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हाँ, अब आपने वो देखना है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि उसकी जगह पर, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है उसकी जगह पर आप दूसरी चीज का यूज कर रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूट में अगर हम सब्स्टिट्यूट में एक मिनट, हाँ, ये आपके सामने सब्स्टिट्यूट के लिए एक एग्जाम्पल दी हुई है। उस एग्जाम्पल से आप स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड को। लेट्स सपोज ये आपके पास फंक्शन है x + 1 की पावर 3, और मैं कहूं इस फंक्शन का डेरिवेटिव बाहर होना जरूरी है। तो बेटा इस फंक्शन का डेरिवेटिव बाहर होने के लिए विदाउट पावर, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1। तो ऐसे सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इसको सॉल्व करने का सब्स्टिट्यूशन मेथड ये होता है कि हम लेट कर लेते हैं u x + 1, हम x + 1 को u सपोज कर लेते हैं। अब क्या होता है, जब मैं इसको डेरिवेटिव करता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो du/dx बराबर है dx/dx, और 1 का डेरिवेटिव तो 0 ही होता है, तो dx से dx कैंसिल होगा, तो यहां क्या बचेगा, 1। तो du बराबर हो गया 1 dx के। 1 का मतलब साथ में 1 लिखा नहीं भी हो तो कोई मसला नहीं है, ये 1 dx के बराबर है। तो इस बात को दोबारा समझिएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड कौन सा मेथड होता है कि आप अपने गिवन फंक्शन को कोई वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर देते हो, लाइक u।
और फिर उसका डेरिवेटिव करते हो डी यू अपॉन डी एक्स, और आगे भी राइट हैंड साइड में भी डेरिवेटिव हुआ। तो हुआ ये, जब मैंने डेरिवेटिव किया तो मेरा 1 डी एक्स किसके बराबर हो गया, डी यू के, और मेरा x प्लस 1 किसके बराबर हो गया, u के। तो मेरा x प्लस 1 की जगह आ जाएगा u क्यूब, और 1 dx की जगह पर आ जाएगा du, जो कि 1 dx इसके बराबर है du के। अब जब हम डायरेक्टली इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेट करने से क्या हुआ, 3 + 1 4, और यही काम नीचे भी हुआ 4 + c, और आखिरी में जब फाइनल आंसर लिखा जाता है तो वापस u की वैल्यू को पुट कर दिया जाता है, जो कि आपके पास क्वेश्चन में आपने थोड़ी चेंजिंग की होती है, यानी u की जगह x + 1 लिखा होता है, वापस जाकर आप फाइनली x + 1 की पावर 4 लिख देते हैं। अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड से बचना चाहते हैं, जैसे अभी मैंने मल्टीप्लाई 2 एंड डिवाइड बाय 2 किया, क्योंकि आगे जाके सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत यूज होगा, सही है ना, तो इसलिए तुम लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड दिखाना जरूरी है। हाँ, यू से वेरिएबल है, यू एक वेरिएबल है, यू भी सपोज कर सकते हैं, वी भी सपोज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन यू हमने सपोज किया है, सही है, ये जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन ये कि u से हमने सपोज किया है और हमने उसको डेरिवेटिव किया तो 1 dx उसके साथ जो मौजूद है वो खुद ब खुद आपके सामने आएगा आफ्टर डेरिवेटिव, और हम उसको रिप्लेस कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे उन दोनों की जगहों पर, और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, और फाइनल आंसर में जहां u में आपने x + 1 सपोज किया है वहां पर आप डायरेक्ट लगा देंगे। अब ये तो बहुत छोटा सा फंक्शन था, जब बड़े बड़े फंक्शन आएंगे तो वहां यही काम करेंगे ताकि हमारा काम ईजी हो जाए। इज इट क्लियर, समझ में आ रही है बात? तमाम बच्चे जल्दी से बताइए, शाबाश, क्योंकि आज जो बातें पढ़ा रहा हूं वो थोड़ी नई बातें हैं और वो समझनी बहुत जरूरी है। सही है, अच्छा, अब एक और सवाल भी देखते हैं, ऐसी एक और एग्जाम्पल का क्वेश्चन देखते हैं और फिर हम उससे क्लियर कर देंगे, ठीक है। नाउ 5x + 2 की पावर 7 एंड 5 dx। अब मेरा सवाल आपसे, अगर मैं बोलूं तो ये फंक्शन है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप बोलेंगे 5, तो 5 मौजूद है, यानी हम जब भी इंटीग्रेट कर सकते हैं जब फंक्शन का डेरिवेटिव बाहर लिखा हुआ हो, जब भी हम उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो बेटा यहां सिचुएशन ये है कि मेरे पास सवाल में 5 मौजूद नहीं था, तो मैंने 5 मल्टीप्लाई भी कर दिया और 5 को डिवाइड भी कर दिया, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों साइड होंगे, सही है, और इसको कैंसिल भी कर दें तो वही वाली चीज बनेगी। अब मेरा सवाल ये बनता है कि अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूं सर, तो ये कैसा सॉल्व होगा। अब ये कैसे सॉल्व होगा, अब आपने इस पे तवज्जो रखनी है। जब मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूंगा तो लेट u इज इक्वल टू 5x + 2 विदाउट पावर, 5x + 2, ठीक है बेटा, और जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो du अपॉन dx, और 5x का डेरिवेटिव क्या होगा 5, और dx वहां चला जाए तो ये बन जाएगा du इज इक्वल टू 5 dx। ये सवाल अगर मैं 5 मल्टीप्लाई और डिवाइड से नहीं करूं, गौर से सुनिएगा, 5 और 5 मल्टीप्लाई डिवाइड से नहीं करूं, सिर्फ इधर से ही करूं मैं सवाल, तो मैंने इसको डेरिवेटिव कर लिया। अब मुझे बताएं dx की वैल्यू बनाने के लिए 5 या मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो मैं dx की जगह पर यूज कर सकता हूं du अपॉन 5, यानी कि du अपॉन 5 रिप्लेस हो जाएगा dx की जगह पर, du अपॉन 5 रिप्लेस किससे हो जाएगा dx की जगह पर, और आपका u किससे रिप्लेस हो जाएगा 5x + 2 से। तो इससे होगा क्या, जब हम इसको रिप्लेस कर देंगे, तो गौर से सुनिए बेटा, ये जो du अपॉन 5 मैंने बनाया है ये 1 अपॉन 5 बन के बाहर आ जाएगा, और u की पावर क्या आ जाएगी 7, और हम जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो u7 बन जाएगा u8 अपॉन 8, जिसको आप बाद में 5 8 40 भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में जहां हमने u को सपोज किया है 5x + 2, वो वापस सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, रीसब्स्टिट्यूट हो जाएगी 5x + 2 की पावर 8, 5x + 2 की पावर 8 अपॉन 40 प्लस c। ये सवाल सब्स्टिट्यूशन से ऐसे हो रहा है, और ये सवाल जब हम 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं तो मुझे बताइए हम डायरेक्ट भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, 5x + 2 की पावर 8 डिवाइड में भी 8,
और 8 5 सा क्या हो जाएगा 40। आपका डायरेक्ट आंसर भी आ सकता है। और सब्सटीट्यूट करने के बाद जब ये हमने u सपोज किया तो 5 मल्टीप्लाई वहां जाकर डिवाइड du अपॉन 5 आप लिख देंगे u के साथ और 1/5 बन के वो बाहर आ जाएगा और u7 पर हम इंटीग्रेट कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो ये मेथड दो तरीके से होता है, यानी कि हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं डायरेक्ट तो हमें साथ में लिखा होना चाहिए अपना इंटीग्रेट होने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव विदाउट पावर। अगर डेरिवेटिव मौजूद है तब तो हम कर सकते हैं, और अगर डेरिवेटिव मौजूद ना हो तो हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करके वो नंबर लेकर आना पड़ेगा जो डेरिवेटिव में आना चाहिए। अच्छा, सवाल ये है सर कि 5 को वहां ले जाकर आपने डिवाइड क्यों किया? रीजन ये है, क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए, क्वेश्चन में यहाँ 5 नहीं लिखा हुआ। जब मैं इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करूंगा तो मेरे पास यहाँ 5 तो नहीं लिखा हुआ, तो मैं dx की वैल्यू बनाना चाहूंगा तो dx को मुझे सेपरेट करने के लिए 5 को वहां ले जाके डिवाइड करना पड़ेगा। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में du के नीचे जब मैं 5 लिखूंगा तो वो 5 फाइनली बाहर आ जाएगा 1/5 बनकर, जिस तरह यहां पर भी 1/5 बनकर आया हुआ है। ठीक है, और जब इंटीग्रेट कर देंगे तब जाकर 5 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर हो रही है ये वाली बात कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है और डायरेक्ट इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास बाहर मौजूद क्या होना चाहिए। अब ये तो सवाल 6.1 के इजी हैं, इसमें तो कोई इशू नहीं है कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन जब आपके डेरिवेटिव्स यानी आपका फंक्शन बड़ा हो जाए तो उसका डेरिवेटिव भी बड़ा होगा भाई, और जब डेरिवेटिव बड़ा होगा तो फिर वो मौजूद ना हो तो क्या उस बड़े डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे? तो इसका तरीकेकार बड़े डेरिवेटिव या बड़े फंक्शन को फिर हम नहीं लिखते मल्टीप्लाई और डिवाइड में, फिर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं ताकि u के जरिए सॉल्व करें और एंड में u को सब्स्टिट्यूट कर दें ताकि हमारे आंसर में कहीं हमें प्रॉब्लम ना हो। तो बात समझ में आ रही है? बड़ा ही अहम मेथड है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि इंटीग्रेशन में यूज होता है। पूरी एक्सरसाइज 6.3 इससे भरी पड़ी है। तो बेटा क्या बात आपको समझ में आ गई है सब्स्टिट्यूशन मेथड के हवाले से? सारे बच्चे कंफर्म करें ताकि मुझे पता चल सके भाई। ठीक है, अभी 6.1 के जितने भी क्वेश्चन है वो तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। अभी तो हम सारे वही आसान वाले क्वेश्चन को उसी मेथड से कर देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड से, लेकिन आगे आने वाले कुछ क्वेश्चन होंगे जो सब्स्टिट्यूट मेथड से भी होंगे। इज इट क्लियर? तो बेटा अब जरा देखिए, समझिएगा, ये आपके पास नया क्वेश्चन आ गया 6, इसके ऊपर भी होल पावर है। क्या अब ये काम आप कर सकते हैं? बहुत आसान है। इस फंक्शन का डेरिवेटिव बाहर नहीं लिखा हुआ, अगर मैं इसको u सपोज करूं बेटा, वही वाली बात, लेट u इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो डेरिवेटिव करते वक्त क्या आएगा? du अपॉन dx और इज इक्वल टू 2, और du और डिवाइड dx यहाँ डिवाइड हो रहा होगा, 2 के पास जाकर मल्टीप्लाई होगा, लेकिन मेरी dx की वैल्यू तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रही, तो मैं 2 को वहां ले जाकर डिवाइड करूंगा और 1/2 बाहर निकालूंगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हो सकता है। और अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से ना करें तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना पड़ेगा डायरेक्ट इंटीग्रेट करने के लिए। अब ये छोटा फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव सिंगल एक नंबर है, तो बेटा हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट कर लेंगे, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के बाद हम डायरेक्टली इंटीग्रेट अगर हम इसको करते हैं तो 2x प्लस 3 की पावर 5/3 कैसे हुई? 2/3 प्लस 1। अब आपको एलसीएम लेना तो आता है, 2/3 प्लस 1, 3 1 3, 3 प्लस 2 5/3, और 5/3 नीचे भी मौजूद है। अब ये रेसिप्रोकल होगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 रेसिप्रोकल होगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, बन जाएगा 3/2, और 2 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद बन जाएगा 2 5 10, तो ये बन जाएगा 3/10। ये बन गया 3/10। एक दफा फिर सुनिएगा, 3 रेसिप्रोकल होगा 1 से मल्टीप्लाई होगा 3/2, और 2 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद बन जाएगा 3/2। फंक्शन के ऊपर पावर क्या बची? 5/3 प्लस सी। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं यू सब्स्टिट्यूशन मेथड से यही साथ करवा दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। समझ में आ रही है बात? बताइए जल्दी से, यहां तक की बात क्लियर है सबको? अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूं बेटा तो आपने क्या करना है? सिर्फ क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन में कोई नंबर बाहर मौजूद नहीं है, तो हमने u सपोज कर लिया कि u बराबर हो गया 2x प्लस 3 विदाउट पावर। हम इसको डेरिवेटिव करेंगे, ये क्या हो जाएगा? du अपॉन dx इज इक्वल टू 2। अब मैं जानता हूं कि मैं dx को वहां लेकर जाऊंगा, तो dx को जब वहां लेकर जाऊंगा तो मेरे क्वेश्चन में क्या dx के साथ 2 लिखा हुआ है? क्या मेरे क्वेश्चन में dx के साथ 2 नहीं लिखा हुआ? तो मैं 2 को वहां ले जाकर फाइनली क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा, यानी मेरी dx की वैल्यू किसके बराबर है?
du/2 बराबर है dx के। तो बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, गौर से देखिए, इंटीग्रेट, इसकी जगह पर आ गया u/2/3, फंक्शन के ऊपर पावर आ गई, और ये dx की जगह क्या आ गया, du/3, du/2। इस 2 को 1/2 करते हुए बाहर निकाल देंगे, तो ये बन जाएगा u/2/3 du। और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा तो क्या होगा, 2/3 क्या बन जाएगा, 5/3, और वापस u की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, 2x+3। ये कहने का मकसद था। तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि हम सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते हैं। तो ये तमाम बातें आपके लिए अभी फिलहाल इजी बन रही हैं, ठीक है। इसी तरीके से मजीद क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपके पास है, अब मैं ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ये बात समझ गए कि आपको क्या करना है। या तो अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आपको 3 मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, वरना आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, अब आप लोग इसको आराम से करिएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, u-2 होगा विदाउट पावर। अगर मैं बोलूं आपको कि u का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है तो वो 1 है, तो इसको सब्स्टिट्यूशन से नहीं करेंगे बल्कि डायरेक्टली हो जाएगा। ये तो सवाल बहुत सिंपल है। तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई? मैंने जो क्वेश्चन अभी आपको दिया वो 7 दिया है, 7 आप घर से कर लीजिएगा, ठीक है। हम आगे चलते हैं मजीद। यस, ये एक सवाल है, अब जरा गौर से देखिएगा, ये थोड़ा सा इस फॉर्म में लिखा हुआ है, सबको समझ में आ रहा होगा, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब यहां मसला ये है कि ये फंक्शन a y+b है, ठीक है, a y+b है, और ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। तो हम इतना तो जानते हैं कि इसकी पावर 1/2 है, इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर लेकर आएंगे तो ये -1/2 बन जाएगा। अब मैं आपको कहना ये चाहता हूं, विदाउट पावर इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? तो आप बोलेंगे ये a के बराबर होगा डेरिवेटिव, क्योंकि समझो 2y+3 लिखा होता तो हम बोलते हैं 2 डेरिवेटिव। तो यहाँ पर a y+b का मतलब क्या हो गया, ये a डेरिवेटिव है। तो यानी b को एज अ कांस्टेंट नंबर लिया जाएगा जिसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये a। तो हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराया a से, तो a मल्टीप्लाई भी हो गया अंदर और a डिवाइड भी हो गया बाहर। तो बेटा आपने इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करना है। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा 1/2 -1/2 में +1 करेंगे तो ये +1/2 हो जाएगा और यही डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये 2 रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/a। और जब ये पॉजिटिव 1/2 है तो हम इस जगह पर रूट लगा देंगे ay+b और +c। ये आपका फाइनल आंसर बनेगा ay+b +c। समझ में आ गई बात आपको? क्या ये वाली बात कोई मुश्किल बात है? अब मेरी बात को आपने अच्छी तरह सुनना है कि 14 क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 14 से मामला ऐसे हैं कि भाई आपके पास अब डेफिनेट इंटीग्रल के भी क्वेश्चन आएंगे। यानी कि इनडेफिनेट इंटीग्रल तो हो गया, अब डेफिनेट इंटीग्रल। यानी डेफिनेट इंटीग्रल की पहचान क्या होती है? डेफिनेट इंटीग्रल की पहचान ये होती है बेटा कि अपर और लोअर लिमिट आता है। ये 2 अपर लिमिट हो गई और 0 लोअर लिमिट हो गया। डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन भी थोड़े से डिफरेंट मेथड से होते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल के मेथड को समझने के लिए सबसे पहले मैं तुम लोग को जो पेज नंबर ओपन करवा रहा हूं वो बात समझना कि भाई पेज नंबर आपका जो अभी ओपन हो रहा है, यस, पेज नंबर 209, पेज नंबर 209 आप लोग अपने सामने ओपन करें। मैं आपको सब्स्टिट्यूशन इन डेफिनेट इंटीग्रल समझा रहा हूं कि जब हम डेफिनेट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड कौन सा मेथड होता है वो मैं तुम्हें बता चुका हूं, जिसमें हम लेट यू कर रहे होते हैं। तो जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे होते हैं और डेफिनेट इंटीग्रल यूज कर रहे होते हैं तो ऐसे सवालों में क्या करना होता है? 209 पेज पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। ये सब्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन आपको किताब में मौजूद है, और बोर्ड वाले अगर इस मेथड से नहीं करोगे तो नंबर काट देंगे। व्हेन अ सब्स्टिट्यूशन इज मेड इन अ डेफिनेट इंटीग्रल, अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड डेफिनेट इंटीग्रल से किया जाता है, द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन शुड ऑल्सो बी चेंज्ड। मतलब क्या है? ये आपके सामने पेज नंबर 209, 209,
बेटा ये इन्होंने क्या बात करी, इन्होंने बोली कि अगर आप डेफिनेट इंटीग्रल को इन द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो बेटा आपका ये जो लिमिट है अपर और लोअर लिमिट, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, शुड बी चेंज, मतलब ये भी चेंज होगा। जब u आ रहा है ना, u वेरिएबल आ रहा है, तो u की फिर लिमिट आनी चाहिए, u की ही अपर और लोअर लिमिट आनी चाहिए। ये अपर लिमिट ऊपर वाला और लोअर लिमिट नीचे वाला, ये अपर और लोअर लिमिट u की आनी चाहिए। डेफिनेट इंटीग्रल है क्या, बेसिकली मैं आपको बता रहा हूं डेफिनेट इंटीग्रल है क्या। कल मैंने तुम लोग को पढ़ाया था डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में, थोड़ा सा डिस्कस किया था कि भाई डेफिनेट इंटीग्रल ये वाली चीज कहलाती है कि लेट सपोज तुम्हारे पास एक कर्व का एरिया तुम्हें निकालना है, ये कर्व है तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास कर्व है और तुम चाहते हो कि तुम्हें इसका एरिया चाहिए और तुम्हें एक लिमिट बता दी गई अपर और लोअर लिमिट। ये लोअर लिमिट है यानी कि a, ये तुम्हारे पास लोअर लिमिट कंसीडर की जाएगी यानी कि a, और एक तुम्हारे पास अपर लिमिट कंसीडर की जाएगी यानी कि b। ये सवाल में दी होगी, जैसे यहाँ पर 2 0 दिया हुआ है, तो तुम्हें इसी का एरिया चाहिए ना, तुम यहीं पे स्ट्रिप बनाओगे और इसका एरिया निकालोगे इंटीग्रेशन की मदद से। तो बेटा तुम्हारे पास ये अपर और लोअर लिमिट इन सब्स्टिट्यूशन मेथड तुम्हारे पास लिमिट भी चेंज हो जाता है, तुम्हारे पास लिमिट भी चेंज हो जाता है, यानी तुम्हारा लिमिट भी चेंज होगा, ये इसके कहने का मकसद है। द न्यू लिमिट्स आर ऑब्टेन्ड, आगे की लाइन पढ़ रहा हूं 209 के ऊपर, the new limits are obtained as the value of the new variable when the old variable equals to the old limits। यानी कि अगर ये x है तो ये x की लिमिट है, लेकिन अगर मैं u सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मुझे u की जगह पर नई लिमिट लानी पड़ेगी जो u की लिमिट होगी। ये सब्स्टिट्यूशन की मेजर डेफिनेशन है और स्टूडेंट्स को ये डेफिनेशन नहीं पढ़ाई जाती, डायरेक्टली करा दिया जाता है। अब जैसे ये सवाल है, ये सवाल तो डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है, विदाउट सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, यानी यू सपोज नहीं किया है मैंने यहां पर। अगर मैं यू सपोज नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये एक्स की लिमिट है, एक्स की लिमिट डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर मैं यू सपोज करते हुए कराऊंगा तो मुझे अपनी लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। ऐसा सवाल मैं आपको आगे कराऊंगा ऐसी एक्सरसाइज में, ताकि आपको समझ में आए सर अगर हम u की लिमिट चेंज करें तो हमारे आंसर में कोई फर्क पड़ता है? कभी नहीं पड़ता हमारे आंसर में फर्क, लेकिन हमारे मेथड में फर्क पड़ जाता है और हमारे मेथड की वजह से बोर्ड वाले पूरा सवाल काट देते हैं। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में ये जरूर समझना है कि डेफिनेट इंटीग्रल के जब भी सवाल आएंगे और हम u सपोज करते हुए सवाल अगर सॉल्व कर रहे हैं तब हमें अपर और लोअर लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? क्या ये वाली बात समझ में आ गई आपको जो मैंने आपको 209 से पढ़ाया? जल्दी से बताइएगा, शाबाश। जल्दी से, शाबाश, वेरी गुड। क्लियर है भाई? सबको क्लियर है? अच्छा, इसलिए चेंज कर रहे हैं अपर और लोअर लिमिट को, उसका रीजन ये है क्योंकि हम लोग उनके वेरिएबल को भी चेंज कर रहे हैं। ये जो x है ना, ये x का लिमिट है अपर और लोअर, लेकिन जब हम u सपोज कर लेंगे तो हमें u की लिमिट निकालनी पड़ेगी। और वो कैसे निकलती है कि इसी लिमिट्स को हम फंक्शन में पुट कर देते हैं और हम निकाल लेते हैं, मतलब वो तरीका दूसरा है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा आगे। चेंज कैसे होगी वो आगे भी आप पढ़ेंगे, लेकिन इस बात को ध्यान में बिठा लें, सारे डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर जहां आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे वहां ये काम होगा, और जहां आप सब्स्टिट्यूशन से मेथड से नहीं करेंगे वहां आपको लिमिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे। समझ में आ रही है बात? तो मैं अभी एक सवाल आपको डायरेक्ट करवाने वाला बता रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन वाला नहीं बता रहा जिसमें आपको लिमिट चेंज करना पड़े। पहले तो आप ये समझें कि इस लिमिट का हम करेंगे क्या, पहले तो आप ये समझेंगे इस लिमिट का हमारा पर्पस क्या है, अपर और लोअर लिमिट का पर्पस क्या है, इसका यूज क्या है। तो अब आप उसको सॉल्व करके पता चलेगा कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा अब मैं जो स्लोली आपको सवाल समझाऊंगा आपने इस पर फोकस करना है, ठीक है बेटा? तो ये आपके सामने यहां से स्टार्ट हो रहा है, समझिएगा कि हम इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, अब ये पूरा फंक्शन है, इसको मैं कोई एक पावर 1/2 नहीं बना सकता होल पावर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिनोमिनेटर से रूट को खत्म करना पड़ेगा। तो हमने वही रेशनलाइज वाला काम किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और बीच की साइन चेंज कर दी।
न्यूमरेटर जाकर dx से मल्टीप्लाई हो गया और ये दोनों फॉर्मूला बनाएंगे a प्लस बी ए माइनस बी, जो कि फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स। इस तरह ये हुआ कि डिनोमिनेटर से x खत्म हो गया और डिनोमिनेटर में आ गया 1। तो बचा क्या आपके पास, अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स डी एक्स। अब समझिएगा, मैं इंटीग्रेट को सेपरेट कर सकता हूं dx के साथ, तो मैंने इंटीग्रेशन सेपरेट कर दी अंडर रूट 1 प्लस एक्स के साथ भी और अंडर रूट एक्स के साथ भी। 1 प्लस एक्स का मतलब क्या है, पावर क्या है, 1/2। तो बेटा हमने क्या पढ़ा, 1/2 प्लस 1 3/2 और नीचे भी 3/2 इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा मेरा सवाल ये है कि ये जो सवाल है, क्या इसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद है? x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 बाहर मौजूद हो ना हो अंडरस्टूड सी बात है। x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 मौजूद है, तो इसलिए हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज नहीं किया। लेकिन अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करते, कोई दूसरा नंबर यहाँ आ रहा होता, कोई बड़ा एक्सप्रेस, कोई बड़ी फंक्शन के वेरिएबल्स यहाँ आ रहे होते, तो फिर हम बाकायदा सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते और हम फिर इन तमाम अपर और लोअर लिमिट को भी उस वेरिएबल के साथ चेंज कर देते। तो अभी तो हमने डेरिवेटिव कर दिया, अब इस स्टेप के बाद तुमने समझना है कि इस इंटीग्रेशन में ये अपर और लोअर लिमिट के साथ क्या होगा। 1/x जब 1 प्लस 2 करेगा तो ये 3/2 बन जाएगा और नीचे भी 3/2 आ जाएगा, और अपर और लोअर लिमिट इस तरीके से ब्रैकेट में मेंशन कर दिए जाएंगे ऊपर और नीचे। इसी तरीके से 3/2 इस वाले में भी आ गया, 1/2 प्लस 1 3/2, ये काम डिनोमिनेटर में भी हो गया 3/2। अच्छा ये माइनस आ गया और ये अपर और लोअर लिमिट इसी तरह अपडेट कर दिए जाएंगे इस ब्रैकेट के ऊपर। अब काम क्या होगा सुनो, मुझे इस अपर और लोअर लिमिट को बारी बारी अपने फंक्शन में x में रखना है, लेकिन अपर और लोअर लिमिट को जब मैं x के अंदर रखूंगा तो मेरे पास कोई ना कोई साइन जरूर आएगी। वो साइन क्या होगी, वो बीच में माइनस की साइन होगी। वो क्यों होगी, बुक में अभी मैं आपको रीजन बताऊंगा इसका, कि जब मैं अपर लिमिट को पुट करूंगा बेटा, जिसे हम कहते थे ना पहले अप्लाइंग लिमिट, लेकिन ये अप्लाइंग लिमिट का कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा इधर क्या हुआ है, ये 2 ऊपर चला गया और 2/3 बाहर आ गया, 2/3 बाहर आ गया, 2/3 बाहर आ चुका है। बेटा मेरी मीटिंग लॉक तो नहीं है, आप किसी भी वक्त ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, मेरी मीटिंग लॉक नहीं है, ठीक है भाई। अच्छा लिसन, बहुत समझदारी से समझिएगा, 2 ऊपर चला गया 2/3, ये 2 ऊपर चला गया 2/3। अब क्या करेंगे, इस अपर और लोअर लिमिट को बारी बारी इसी फंक्शन में पुट करेंगे और इस अपर और लोअर लिमिट को इसी फंक्शन के ऊपर पुट करेंगे। नहीं, 3/2 कांस्टेंट नंबर्स हैं, लिमिट सिर्फ वहां अप्लाई होगी जहां x लिखा होता है, आपको ये बात पता है। तो हमने एक जगह 2 पुट किया, एक जगह 0 पुट किया, बीच में क्या साइन लगाई, माइनस, इसी फंक्शन के साथ, और 2/3 बाहर लिख दिया एज अ कॉमन। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये काम होगा, 2 की पावर 3/2 और 0 की पावर 3/2, बीच में क्या साइन लग गई, माइनस। 1 प्लस 2 कितने हो गए, 3, 3 की पावर हो गई 3/2। 1 के ऊपर चाहे कोई भी पावर हो, 1 1 रहता है। यहां पर क्या बचा, 2 की पावर 3/2, 0 की पावर लिखेंगे भी नहीं, तो क्या बचा आपके पास, 3 की पावर 3/2। इस 3/2 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जरा सुनिए। इस 3/2 का मतलब है कि मैं इसके ऊपर क्या कर सकता हूं, मैं इसके ऊपर ऐसा काम कर सकता हूं कि रूट लगा दूं 1/2 की जगह पर और 3 के ऊपर पावर लगा दूं 3। इस 3 की पावर 3 का मतलब है अंदर 3 3 आ गए और पेयर बन के 3 बाहर आ गए, यानी 3/3। तो ये ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर 3/3, यानी ये 1/2 बनाया और 3 को लिख दिया पावर समेत 3 के साथ। तो 1/2 के लिए तो रूट लगा देते हैं और 3 आ गया तो 3 की पावर 3 का मतलब है 3 दफा 3 और पेयर बना दिया आपने एक 3 को बाहर, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर भी ये काम कर सकते हैं हम, 3/2, 1/2 के लिए रूट लग जाएगा और 2 की पावर 3 का मतलब है 3 दफा 2, 2 पेयर बन के बाहर आ गए 2/2। ये आपका आंसर बन जाएगा यहीं पर, ये आपका आंसर बन जाएगा यहीं पर, यानी कि इससे ज्यादा आपने मजीद काम नहीं करना है। ये आपका बन गया 3/3 माइनस 2/2 माइनस 1। बात समझ में आ रही है आपको? लेकिन अब मेरा सवाल आपके सामने ये है कि इसमें कांस्टेंट नहीं आ रहा लिखा हुआ, तो कांस्टेंट क्यों नहीं आ रहा लिखा हुआ, अब जरा मेरा रीजन आपसे ये है।